हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वैट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने वूल के बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर सल्फर की अधिकता होती है, जो क्रम्पनेस होती है उसके कारण ही जो फाइनेस वूल का पता लगता है। और मैरिनो के अंदर 1 इंच के अंदर कम से कम 100 क्रिम्प्स देखने को मिलते हैं और इसी क्रिम्पीनेस के कारण सीप के अंदर अपने बॉडी वेट का 1/3 पानी एब्जॉर्प्शन क्या कर लेती है, वूल्स कर लेती है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी वूल की मंडी है, वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है। तो अब हम पढ़ेंगे मीट के बारे में। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था मीट के बारे में कि जो चिवोन होता है वह गोट के मीट को बोला जाता है, मटन बोला जाता है सीप के मीट को, बीफ बोला जाता है कैटल के, और कैरा बीफ बोला जाता है बफ के मीट को। जो मटन होगा वह बेस्ट क्वालिटी का होता है, पेल येलोइश कलर का, और जो चिवोन होता है वह होगा डार्क रेड कलर का। कैसा? डार्क रेड कलर का, डार्क रेड कलर का। इसके अलावा जो पोल्ट्री के अंदर होगा वह लगभग वाइटिश कलर का होता है। अब देखते हैं ड्रेसिंग परसेंटेज के। ड्रेसिंग परसेंटेज का मतलब क्या होगा कि हमें टोटल कितना मांस मिला, उसका वजन हमने किया, और पशु का टोटल वजन कितना था उसको बोला जाता है ड्रेसिंग परसेंटेज। ड्रेसिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा पोल्ट्री के अंदर होगी जो कि 70 से 75% होती है। स्वाइन के अंदर यह 68 से 72% होती है, और काफ के अंदर यह 61 से 64%। सीप और गोट के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, सीप और गोट के अंदर 45 से 55%, और लगभग काऊ और बफ के अंदर सेम ही रहता है, 52 से 58%, 52 से 58%। एग्स प्रोडक्शन के अंदर जो इंडिया के अंदर स्टेट है आंध्र प्रदेश, वह सबसे अव्वल रहता है। और एग वेट की बात करें तो एग वेट हैन का 58 ग्राम होता है और डक का 70 से 75 ग्राम होगा। एग के अंदर कंपोजिशन योग कितना पार्ट बनाता है? 31% एग का, और सेल बनाती है 11%, और वाहिट एल्बुमेन बनाता है 58%। जांच के लिए कैंडलिंग टेस्ट किया जाता है, कैंडल के जो लाइट है उसके द्वारा जांच की जाती है कि फर्टिलाइज है या नहीं है, या फिर इसके अंदर मीट स्पॉट है या फिर ब्लड स्पॉट है, ये देखते हैं। तो डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं एग के अंदर? जो क्रैक्ड सेल हो सकती है, जो बाहर की जो सेल है वो क्या हो सकती है? क्रैक्ड हो सकती है, उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा मीट स्पॉट देखने को मिल सकता है, यह अगर ओविडक्ट के अंदर हीमोरोज हो जाए उसकी वजह से होता है। ब्लड स्पॉट उसकी वजह से होता है। इसके अलावा मीट स्पॉट देखने को मिल सकता है, ब्लडी एग भी देखने को मिल सकता है कि वह एग सारा का सारा खून से भरा हुआ हो, या फिर पैरासाइट की प्रेजेंस भी देखने को मिल सकती है। सुबह 5 AM के ऊपर लगभग लेइंग रहती है। अंडा देने की प्रक्रिया 24 से 26 आवर लगते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो सेल वॉल को बनाता है वह यूट्रस के अंदर बनता है, और सबसे ज़्यादा अंडा यूट्रस के अंदर ही रहता है सबसे ज़्यादा टाइम तक, और मैग्नम सबसे बड़ा पार्ट होगा। फर्टिलाइजेशन इनफंडिबुलम के अंदर हो जाती है, और लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही पोल्ट्री के अंदर क्या रहती है? फंक्शनल रहती है। गोबर गैस के अंदर गोबर और वाटर का रेशो 1:4 रहता है। हाउसिंग के अंदर कि हम पशुओं को हाउसिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं? पहला रहता है हमारा लूज हाउसिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम पशुओं को लूज छोड़ देते हैं, खुले छोड़ देते हैं। खुले पशु चरते हैं, और जब दूध निकालना होगा या फिर किसी पशु का बीमारी हुई हो तो ट्रीटमेंट करना, तब उनका क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं बाड़े के अंदर लाकर, नहीं तो वे खुले ही रहते हैं। फ़ायदा ये होगा कि सस्ता है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हीट रिडक्शन आसानी से हो जाती है, प्रोडक्शन लेवल इसके अंदर बढ़ता है, और इसके अलावा एक्सरसाइज पशुओं की अच्छे से हो जाती है। इसके अंदर नुकसान ये होगा कि यह साइंटिफिक कोई तरीका नहीं है। दूसरा, जो पशु होंगे उनके अंदर बीमारी फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और चोरी होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो सेमी इंटेंसिव मेथड होगा इसके अंदर हम दोनों सिस्टम यूज करते हैं, खुला सिस्टम भी और बंद सिस्टम भी। पैडॉक बोला जाता है जब पशुओं को उनके बाड़े से बाहर खुली जगह पर घुमाने के लिए ले जाते हैं तो उसको बोला जाता है पैडॉक। क्या बोला जाता है? पैडॉक। जो पशुओं का बाड़ा है उसके बाहर जो खुली जगह रहती है ना, खुली जगह घूमने के लिए, उसको बोला जाता है पैडॉक। एक मेथड है कन्वेंशनल मेथड, जो कि एक साइंटिफिक तरीका है। इसके अंदर
काविंग पैन अलग से होगा, बुल साइड अलग से होगा, खुली जगह अलग से होगी। इसके अंदर जो काविंग पैन होता है, मतलब जब पशु काविंग के नज़दीक रहता है तो उसको काविंग पैन में ही रखने लगते हैं। जो काविंग पैन होगा वह डेयरी का जितना भी टोटल एरिया होगा उसका 10% किसी को दिया जाता है, काविंग पैन को दिया जाता है। काफ जो 3 मंथ से जो नीचे की एज होगी उनके लिए कितनी जगह चाहिए? उनके लिए जगह चाहिए 20 से 25 स्क्वायर फीट, 3 से 6 तक 25 से 30 और 6 से 12 तक चाहिए 30 से 45 स्क्वायर फीट। अब देखिए काऊ और बफेलो की हाउसिंग के लिए जगह कितनी चाहिए? काऊ और बफेलो के लिए चाहिए हमें 65 से 70 स्क्वायर फुट। और सिंगल रो और डबल रो, यह 2 मेथड होंगे। सिंगल रो के अंदर हम एक ही लाइन के अंदर पशुओं को बांधते हैं, इनकी संख्या 10 तक हो सकती है और 10 से ऊपर लगभग डबल रो के अंदर बांधे जाते हैं। 10 से ऊपर कितने हो, 10 से ऊपर जितने भी होंगे उनको डबल रो के अंदर रखा जाता है, डबल रो की जाती है। हेड टू हेड के अंदर क्या करेंगे? इधर वाली साइड है पशु, इधर वाली साइड है, जो इनके समीप होगा वो इनका क्या होगा? हेड होगा। इधर वाली हेड होगा, इधर वाली साइड हेड होगा, बीच के अंदर क्या होती है? मेंजर होगी, मतलब कि जहाँ पर चारा डाला जाता है। इनके बीच में अंतर कितना होना चाहिए? जैसे ये हेड होगा, ये हेड और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वह कितनी होनी चाहिए? लगभग 5 फीट की होनी चाहिए। और टेल टू टेल के अंदर क्या होती है? आपस के अंदर टेल के बीच के अंदर गैप रहता है, जो कि लगभग कितना रहता है? 6 फीट का गैप रखा जाता है। हेड टू हेड के अंदर आसानी क्या होगी? हेड टू हेड के अंदर सिर है वो पास पास रहता है, बीच के अंदर 5 फीट का जो रास्ता छोड़ा जाता है। एक तो सुंदर लगता है, यह चारा डालने में आसानी होगी, और अगर जगह कम है तो उसके लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। और टेल टू टेल के अंदर फ़ायदा, जो हेड टू हेड है उसके अंदर नुकसान ये होगा कि बीमारियां जल्दी फैलती है, क्योंकि एक ही जो मेंजर है उसके अंदर वैसे वो खाना ले रहे हैं, अगर एक पशु को बीमारी होगी तो वह दूसरों के अंदर फैल जाती है। दूसरे सफाई करने में परेशानी आती है, और तीसरा जांच करने में उनकी परेशानी आती है। टेल टू टेल के अंदर फ़ायदा ये होगा कि जो बीमारी फैलने का खतरा वह कम रहता है, आसानी से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं पशु को, और आसानी से दूध निकाल सकते हैं। नुकसान ये होगा चारा डालने में परेशानी होगी, अधिक जगह की ज़रूरत पड़ेगी, और यह देखने में इतना अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता। अगर डेयरी हाउस की बात करें तो उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए, और पोल्ट्री हाउस की ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए। सिंगल रो डबल रो ये दोनों पढ़ा दिए। 80 से 100 पशु होंगे जब, या 80 से 100 पशु होने पर सबसे अच्छा तरीका डबल रो ही रहता है, 2 रो बना दी जाती है। काऊ और बफेलो को 65 से 70 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत होती है। एक होता है इसके अंदर बुल साइड। बुल साइड को कितनी जरूरत होती है? 150 स्क्वायर फुट की जरूरत होती है। इसके अलावा 28 स्क्वायर फुट किसकी जरूरत होगी? उसको कवर्ड जगह की जरूरत होती है, कवर्ड जगह की जरूरत होती है। आइसोलेशन बॉक्स रहता है हमारा। आइसोलेशन बॉक्स के अंदर जब पशु को आइसोलेट कर दिया जाता है, अगर कोई पशु बीमार हो गया उसको आइसोलेट कर देना, अगर बाहर से अगर कोई पशु लेके आए तब उसको भी आइसोलेशन बॉक्स के अंदर रखा जाता है। ISO यह I1 के आकार का है, S5 के आकार का, ये O0 के आकार का। तो 150 स्क्वायर फुट, 150 स्क्वायर फीट तो चाहिए हमें क्लोज्ड, और ओपन चाहिए हमें यहाँ पर कितना? कम से कम 50 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट। और बुल साइड के अंदर 150 और कितना चाहिए? 28 स्क्वायर फीट चाहिए। काऊ के लिए लगभग जो स्पेस चाहिए वह होगा 3.5 स्क्वायर मीटर, और बुल के अंदर चाहिए 12 स्क्वायर मीटर, 12 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट आता है पोल्ट्री हाउसिंग। पोल्ट्री हाउसिंग के अंदर क्या होगा? पोल्ट्री हाउसिंग के अंदर पहला आता है फ्री रेंज सिस्टम। फ्री रेंज सिस्टम के अंदर, फ्री रेंज सिस्टम, इसके अंदर क्या होगा? जो पक्षी होंगे, बर्ड्स होंगे, पोल्ट्री होगी, उसको क्या फ्री छोड़ दिया जाता है। और इस जो फ्री रेंज सिस्टम है इसके अंदर लगभग 1 हेक्टेयर में कितने बर्ड्स को रखा जाता है? 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 500 बर्ड्स को रखा जाता है, 500 बर्ड्स का रखा जाता है। नुकसान क्या होगा? बीमारी का खतरा ज़्यादा रहता है, और यह एक कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 500 बर्ड्स को रखा जाता है। जो सेमी इंटेंसिव होगा, सेमी इंटेंसिव के अंदर क्या होगा? इसके अंदर कवर्ड एरिया भी होता है और खुला एरिया भी होता है। जैसे कि सर्दी के मौसम से या फिर कोई बीमारी हो जाए, उनको बीमारी से बचाने के लिए उनके लिए कवर्ड स्पेस भी होगा, ओपन एरिया भी होता है सेमी इंटेंसिव के अंदर। एक होता है इंटेंसिव मेथड। इंटेंसिव मेथड के अंदर क्या होगा? 2 प्रकार के तरीके होंगे इंटेंसिव मेथड के अंदर। एक होता है बेडिंग सिस्टम, एक होता है केज सिस्टम।
बैडिंग सिस्टम ब्रोइलर के लिए यूज किया जाता है। इंटेंसिव का एक प्रकार है ब्रोइलर सिस्टम। ब्रोइलर के बी से ब्रोइलर और बी से बैडिंग। बैडिंग सिस्टम यूज किया जाता है ब्रोइलर के लिए। एक मुर्गी के लिए जगह चाहिए कितना 4 स्क्वायर फीट, और एक हैन यूनिट के अंदर कितने बर्ड्स होते हैं? 250 बर्ड्स होते हैं। फूडर चाहिए 3 और वाटर चाहिए कितने? 4। फूडर चाहिए 3 और वाटर चाहिए 4। एक हैन के लिए 4 स्क्वायर फीट और एक हैन यूनिट के अंदर 250 बर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट आता केज सिस्टम। केज सिस्टम लेयर्स के लिए अच्छा होता है, और इसके अंदर केज सिस्टम के अंदर 2 प्रकार आते हैं, एक बैटरी सिस्टम, एक आता कैलिफोर्निया सिस्टम। बैटरी और कैलिफोर्निया केज और बैटरी केज। जो बैटरी केज होती है जब वहाँ पर जगह कम होगी वहाँ पर यूज की जाती है। जैसे यहाँ पर एक केज हो गया, इसके ऊपर एक केज और इसके ऊपर एक केज और बीच के अंदर प्लेट लगी होती है, बीच के अंदर प्लेट लगी होती है। कैलिफोर्निया के अंदर यहाँ पर एक केज हो गया, इसके साइड के अंदर एक केज, ये ऐसे ही एक कैलिफोर्निया स्टेज होगी, कैलिफोर्निया केज होगा। इसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि जो पक्षियों का जो भी एक्सक्रीटा होगा वह क्या होगा? नीचे डायरेक्टली गिर जाता है कैलिफोर्निया के अंदर। जो केज की मेजरमेंट होगी क्या होगी? लेंथ होनी चाहिए 14 इंचज, ब्रेड जो चौड़ाई होनी चाहिए वह होनी चाहिए 16 इंचज, और हाइट कितनी होनी चाहिए? 17 इंचज होनी चाहिए। केज की ये माप है 14 इंचज, 16 इंचज और 17 इंचज। सीप और गोट के अंदर देखिए, अडल्ट फीमेल के अंदर हमें ज़रूरत होती है 1 से 1.5 स्क्वायर मीटर की, अडल्ट फीमेल के अंदर, और प्रेग्नेंट और मिल्किंग के लिए 2 स्क्वायर मीटर की, किड और लैम के लिए 0.5 से 1 स्क्वायर मीटर की, और रैम और बक के लिए चाहिए 2 स्क्वायर मीटर की। याद कैसे रखेंगे? किड की याद रख लीजिए, किड और लैम की, ये सबसे छोटे होते हैं, इनके लिए 1 स्क्वायर मीटर हो गया, 1 स्क्वायर मीटर। तो इनकी जो माता होगी जो इनको दूध दे रही है तो उनको कितना चाहिए? 2 स्क्वायर मीटर। क्या चाहिए? 2 स्क्वायर मीटर। और रैम या बक इनका जो पिताजी होगा उसको भी कितना चाहिए? 2 स्क्वायर मीटर चाहिए। और इनकी जो मौसी होगी अडल्ट फीमेल होगी इसको कितना चाहिए? इनसे थोड़ा कम 1 से 1.5 स्क्वायर मीटर चाहिए। हॉर्सेज के अंदर कितना चाहिए? हॉर्सेज के अंदर कवर्ड और पैडक दोनों हो गए। कवर्ड चाहिए इनके लिए 18 स्क्वायर मीटर, और ओपन चाहिए कितना? 100 स्क्वायर मीटर। ओपन के लिए 100 चाहिए और कवर्ड के अंदर कितना चाहिए? 18 चाहिए, 18 चाहिए। मेयर के अंदर जो कवर्ड होगा वो 10 चाहिए, और ओपन कितना चाहिए? 100 स्क्वायर मीटर चाहिए। प्रेग्नेंट के लिए 40 स्क्वायर मीटर तो चाहिए हमें क्या? क्लोज, और 100 चाहिए कितना? ओपन। तो मेयर के अंदर कितना कितना चाहिए? हॉर्सेज के अंदर 18 स्क्वायर मीटर, मेयर के अंदर 10 स्क्वायर मीटर, और प्रेग्नेंट के अंदर 40 स्क्वायर मीटर चाहिए। कवरिंग के लिए कितना चाहिए? कवरिंग के लिए हमें चाहिए 23 स्क्वायर मीटर, 23 स्क्वायर मीटर। तो घोड़े के अंदर हमें क्या क्या याद रखना है? एक 18 याद रखना जो कि घोड़ों के अंदर, 10 जो कि मेयर के अंदर, 23 जो कि कवरिंग के लिए, और इसके अलावा प्रेग्नेंट के लिए 40। ऐसे याद रख लीजिए इसको कि वैसे जो ओपन है वो तो 100 ही चाहिए तीन सभी के अंदर, इनके अंदर हॉर्सेज के केस में। पहले 10 याद रखिए, फिर 18 याद रखिए, फिर 23 और उसके बाद 40। 10, 18, 23, 40। 10 चाहिए मेयर में, 18 चाहिए हॉर्स के अंदर, 23 चाहिए कवरिंग के लिए, और 40 चाहिए किसके लिए? प्रेग्नेंट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा, और जो हम शेड बनाते हैं उसके लिए हम 10 फीट लेंथ के ऊपर 1 इंच की स्लोप होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जो हम पशुशाला बना रहे हैं उसके अंदर हर 10 फीट लंबाई के अंदर फर्श की जो स्लोप होगी वह कितनी होती है? होनी चाहिए 1 इंच स्लोप होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कवर्ड एरिया स्क्वायर फीट के अंदर कितना चाहिए, ओपन एरिया कितना चाहिए, और मेंजर का साइज इंचज के अंदर कितना होना चाहिए। काऊ के अंदर जो कवर्ड एरिया है वह कितना होना चाहिए? 20 से 25, और ओपन एरिया कितना होना चाहिए? 80 से 100 स्क्वायर फीट। बुफेलो के अंदर यह 25 से 30 और 80 से 100। सीप और गोट के अंदर कम चाहिएगा 15 से 20। प्रेग्नेंट काऊ को 100 से 120, और बुल को चाहिए 120 से 140। तो कवर्ड सरफेस कितना, कवर्ड एरिया कितना चाहिए? 20 से 25, 25 से 30, 15 से 20। प्रेग्नेंट काऊ के अंदर 100 से 120, और बुल के अंदर 120 से 140। ये तो होगा कवर्ड। ओपन कितना चाहिए? 80 से 100 काऊ और बफ के अंदर। सीप और गोट के अंदर कितना चाहिए? 50 से 40, 50 से 60, लगभग 4 गुना है इनका। ओपन लगभग कवर्ड का 4 गुना है। तो 4 से गुना करेंगे 25 चौका 100, यहाँ से करेंगे 15 चौके 60, 60 तक लगभग 50 से 60, और यहाँ चाहिएगा आपको 180 से 200,
और बुल के अंदर चाहिए 200 से 500। 100 से 120 तो 180 से 200 चाहिएगा, और यहाँ 200 से कितना चाहिएगा, 500 चाहिएगा बुल के केस में। जो मेंजर की साइज़ होगी वह इंचज़ के अंदर होगी, कितनी होगी, 20 से 24 इंचज़, 24 से 30, 15 से 20, 24 से 30 और 24 से 30। सभी के अंदर 24 से 30 याद रखिए, सिर्फ सीप और गोट को छोड़ के उसके अंदर 15 से 20। अब आता है हैंडलिंग। हैंडलिंग कैसे करते हैं पशुओं की? पशुओं की हैंडलिंग की जाती है, पहला मेथड होगा इसके अंदर बुल नोज रिंग। बुल को क्या किया जाएगा, नेजल सेप्टम को रप्चर करके क्या कर दिया जाता है, नोज रिंग पहना दी जाती है और उसको कंट्रोल किया जाता है। एक बुल को एक नोज रिंग पहनाई जाती है, तो मतलब कि हर 1 साल का हो जाएगा तब पहनाई जाती है। 1 से 1 साल याद रखिए, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ था PSSB के अंदर। 9 से 12 मंथ की एज। एंटी काउ किकर का मतलब क्या होगा, जब पशु को न्याणा लगाना, दूध निकालते समय 8 के आकार का होता है यह, और जो रस्सी की माप होगी वह कितनी होती है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। बुल होल्डर के अंदर क्या करते हैं, यह जो संडासी होती है उसके प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको जो बुल की नोज के अंदर क्या कर दिया जाता है, टाइट करके पशु को खींचा जाता है, उसको काबू में किया जाता है। हाल्टर को मुहरा बोला जाता है, और यह यूज किया जाता है किसके अंदर, यह रोप से बनाया जाता है और चेहरे के चारों तरफ पहनाया जाता है, मोहरा बोलते हैं जिसको। और बुल पोल या फिर बुल लीडर किसको बोला जाता है, बुल पोल या बुल लीडर के अंदर हम एक बम्बू लेते हैं, मतलब कि बांस का जो डंडा लेते हैं, और उस डंडे को क्या करेंगे, जो नोज रिंग है उसके अंदर जो बम्बू होगा, इसके आगे एक क्या होती है, एक आगे की तरफ हुक होता है, और जो बुल की नोज रिंग होगी उसके अंदर इसको लगा दिया जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है, आगे की तरफ खींचा जाता है पशु को। मजल के अंदर क्या करते हैं हम, यह चमड़े का या फिर रबड़ का बना होता है, ताकि पशु मिट्टी वगैरह ना खाए, उसके लिए लगाया जाता है छोटे काप को। हुबल्स क्या होता है, हुबल्स को बोला जाता है हथकड़ी। यह चमड़े या फिर रस्सी के बने हुए छल्ले होते हैं, जो कि पाँव के अंदर पहना दिए जाते हैं। लगभग घोड़ों के अंदर यह टेक्निक यूज की जाती है। नेक क्रैडल के अंदर यह लकड़ी का बना हुआ होता है, और यह नेक के ऊपर लगाया जाता है। हॉर्सेज के अंदर ज़्यादा यूज किया जाता है, ताकि वह अपनी गर्दन को पीछे की तरफ न मोड़े। और जो लकड़ी यहाँ यूज की जाती है उनकी माप कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होगी। ट्रेविस मतलब कि सर्विस कैरेट, इसके अंदर जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है मेजरमेंट, ये ज़्यादा याद रखने वाली भी चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम कास्टिंग का मतलब होता है कि हम पशु को गिराते हैं, आराम से गिराना चाहिए ताकि उसका कंट्रोल हो सके। कास्टिंग का मतलब क्या होगा, कास्टिंग का मतलब होगा कि यहाँ पर हम पशुओं को बिल्कुल सेफली क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। इसके लिए जो मेथड्स होंगे, एक होता है आपका रूफ मेथड और बुरलेज मेथड को हम अकाउंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटर भी बोलते हैं। बुरलेज मेथड याद रख लीजिए, बुल के अंदर बुरलेज और रूफ मेथड के अंदर हम एक 9 मीटर की लंबी रस्सी लेते हैं और उसकी सहायता से पशु को क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं। बुरलेज मेथड या फिर अकाउंटर मेथड, यह किसके अंदर यूज की जाती है, काऊ के अंदर यह टेक्निक यूज की जाती है। हॉर्सेज के अंदर जो रूफ मेथड होती है उसके अंदर क्या किया जाएगा, नेक के बाहर को एक रोप ऐसी लगाई जाती है, फिर जो थोरेसिक कैविटी वाला होगा यहाँ से घुमाकर पीछे की तरफ पशु को खींचा जाता है और पशु एक साइड गिर जाता है। हॉर्सेज के अंदर डबल साइड लाइन यूज की जाती है, और जिसके अंदर जो रस्सी यूज की जाती है 18 मीटर की। और हुबल्स मेथड हॉर्सेज के अंदर यूज किया जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, हथकड़ी के 4 छल्ले होते हैं, पाँव पे बांध दिए जाते हैं फैटलॉक ज्वाइंट पे। पशु की जो वेट करने के लिए, हम वजन करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले होगा ब्रिज मेथड, यह बेस्ट मेथड है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, ब्रिज मेथड के अंदर जो प्लेटफॉर्म होता है एक, उसके ऊपर पशु को खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद उसका वेट कर लिया जाता है। ऑटोमेटिक स्क्रीन के ऊपर वेट आ जाता है उसका। स्प्रिंग बैलेंस के अंदर हल्के जो पशु होते हैं जैसे सीप और गोट, उनका वेट किया जाता है, डॉग्स का वेट किया जाता है। पेन बैलेंस के अंदर हम बिल्कुल ही छोटे जो पशु होंगे उनके लिए, जैसे कि चूहा, गिनी पिग, इनका यूज करते हैं। और जो सेफर्स फॉर्मूला आता है, यह इंपॉर्टेंट है। सेफर्स फॉर्मूला
LG² डिवाइड बाई 300। L का मतलब होगा लेंथ, जो कि शोल्डर ज्वाइंट से पिन बोन तक होता है, और G का मतलब होता है गर्थ, जो कि थोरेसिक कैविटी की जो माप होगी आगे की, और उसको डिवाइड कर देते हैं 300 से। और यह जो वेट आएगा यह किसके अंदर आता है? पाउंड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? पाउंड के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है आपका वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करनी चाहिए पशुओं के अंदर भी, पक्षियों के अंदर भी, ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके। पहला आता है आपका FMD। FMD की जो वैक्सीन होती है वह होती है पॉलीवैलेंट कल्चर की। कौन सी होती है? पॉलीवैलेंट कल्चर की। जो काफ 4 महीने से बड़े हों उसके अंदर हम यूज करते हैं, और 4 से 8 मंथ वालों के अंदर हम बूस्टर डोज का यूज करेंगे। 2 बार लगाई जाती थी, सितंबर और अक्टूबर के अंदर, मार्च और अप्रैल के अंदर। अब लगभग शीप और गोट्स के अंदर ही यूज की जाती है। डोज रेट होती थी 2 ml बड़े पशुओं के अंदर, डीप इंट्रामस्कुलर या फिर सबकुटेनियस लगती थी, और शीप और गोट के अंदर 1 ml लगती थी, डीप इंट्रामस्कुलर या फिर सबकुटेनियस। HS ऑयल एडजुवेंट या फिर एलम प्रेसिपिटेटेड बिफोर मानसून लगाते थे, 5 ml सबकट लगती थी, लेकिन अब दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है FMD और HS का, इसका हम यूज करते हैं डीप इंट्रामस्कुलर। डोज रेट 3 ml इंट्रामस्कुलर रहती है, और ब्लैक क्वार्टर के अंदर 3.5 मंथ के जो भी पशु होंगे वहाँ पर यूज की जाती है। स्पोर वैक्सीन होती है, और 5 ml सबकट लगाई जाती है। ब्रूसेलोसिस की वैक्सीन है कॉटन स्ट्रेन 19, बचपन का टीका का फूड वैक्सीन बोला जाता है, फीमेल के अंदर लगती है, जो कि 4 मंथ से ऊपर का हो, 4 मंथ से ऊपर का हो। थिलेरियोसिस रक्षावैक T 3 मंथ के ऊपर लगती है। और रैबिज, यह फीमेल के अंदर लगेगी ब्रूसेला, और जिनके जीवन में एक ही बार लगती है। और रैबिज वैक्सीन है, यह प्रोफाइलेटिक वैक्सीन भी होगी, मतलब कि पहले ही लगाई जाती है, उसके अंदर 3 मंथ्स में पहली बार लगाई जाती है, 1 ml सबकट। और अगर पोस्ट बाइट हो तो वहाँ पर भी हम 1 ml लगाते हैं सबकट, 0 डे, 3 डे, 7, 14 और 28 और 90 डेज के ऊपर लगाते हैं। रिंडर पेस्ट, यह खत्म हो चुकी है हमारे यहाँ से। टिश्यू कल्चर यूज की जाती थी, 6 और 8 मंथ पे लगाते थे। शीप और गोट के अंदर ETV वैक्सीन लगती है, जो कि लगभग 3 से 4 मंथ के ऊपर लगती है, और टॉक्सोइड वैक्सीन होती है। 14 दिन के बाद हम बूस्टर डोज लगाते हैं, अप्रैल और मई के महीने के अंदर, और सितंबर और अक्टूबर में लगाते हैं 2.5 ml सबकट। सी पॉक्स भी टिश्यू कल्चर होगी। सी पॉक्स कैसी होती है? टिश्यू कल्चर होती है, 3 से 4 मंथ पर लगती है, 1 ml सबकट। और PPR भी टिश्यू कल्चर होती है, 1 ml सबकट ही लगती है। पोल्ट्री वैक्सीन के अंदर ब्रोइलर में यूज करते हैं हम HVT हर्पस वायरस ऑफ टर्की बोला जाता है, या फिर मैरेक्स डिजीज वैक्सीन इंट्राओकुलर या इंट्रानेजल रूट से दी जाती है। 10 डेज के ऊपर जैसे ही चूजे के फर्स्ट डे पर ही कर दी जाती है। रानीखेत के अंदर लसोटा और मुक्तेश्वर स्ट्रेन यूज की जाती है, 7 डेज के ऊपर लगाई जाती है। घुंघरू डिजीज या फिर इन्फेस्टियस बर्सल डिजीज 14 दिन पे लगाई जाती है, वाटर के अंदर मिलाकर वाटर पिलाया जाता है। नोट करने वाली बात यह होगी कि जो ब्रोइलर कोक होगा उसको सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, जब उसका वजन 1.5 किलोग्राम हो जाए, या फिर उसकी उम्र कितनी हो जाए, 8 से 12 वीक्स हो जाए। लेयर के अंदर देखिए, लेयर के अंदर कौन सी वैक्सीन लगती है? 0 डेज पे हर्पस वायरस की, मैरेक्स डिजीज की, 7 डेज पे रानीखेत की, और 14 दिन पे लग जाती है IBD की। इसके बाद 42 डेज के ऊपर लगती है फाउल पॉक्स की, 70 डेज पे लगती है रानीखेत की बूस्टर, 84 डेज पे लगती है IBD की, और 133 डेज पे लगती है रानीखेत की। यहाँ तक तो याद रखना ही है आपको, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वैक्सीन है। 0, 7, 14 और 14 थी 42, तो फाउल पॉक्स तक तो याद ही रखना है। फिर 70, 84 और 133, रानीखेत, IBD और रानीखेत। एज ऑफ एनिमल्स कैसे याद करते हैं? एक तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड हो, उससे याद कर सकते हैं कि पशुओं की, जो आपके पास पशु है उसकी उम्र कितनी होगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका फिजिकल एग्जामिनेशन से। तीसरा तरीका हॉर्न रिंग से। अगर एक हॉर्न रिंग है तो इसका फॉर्मूला होगा N+2, तो 1+2, तो पहला रिंग कब आता है? 3 साल की उम्र में। अगर हॉर्न रिंग 2 है तो उसकी उम्र कितनी होगी? 4 होगी। नेक्स्ट आता है आपका हॉर्न रिंग्स हो गया आपका। हॉर्न रिंग्स के बाद एक होता है डेंटल फॉर्मूला। क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला, जो कि बेस्ट मेथड है। एग्जैक्ट जो एज पशु की पता लगती है वह किससे लगती है? आपकी डेंटल फॉर्मूला से लगती है। जैसे
बोवाइंस की बात करें, बोवाइंस के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला होगा वह है 00334033 होता है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला शीप गोट जितने भी रूमिनेंट्स हैं उनके अंदर क्या होगा, अगर मिल्क टीथ है तो उनके अंदर 00 पहले इंसाइजर है, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। तो यहाँ पर देखिए आपका मिल्क टीथ हो गए तब होगा 0030, ये याद रखने वाली बात भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सीधा एक ही बात याद रखनी है कि मोलर डेवलप नहीं होते। और परमानेंट टीथ के अंदर 0033 4033 ये होगा। टोटल कितने बनते हैं 32, 6 ये हो गया और 7 10 ये हो गए 16, 101 में 16 हो गए तो 16 दूनी 32, 2 जबड़े होते हैं तो 32 हो गए। 0033 40 33। फुल माउथ कब हो जाती है, कब वह हो जाती है 5 ईयर्स की। बफ कब हो जाती है, बफ हो जाती है 4 से 5 ईयर्स की, 4 से 5 ईयर्स की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फुल माउथ वाले। शीप और गोट के अंदर जो फुल माउथ की कंडीशन है वो कब आती है, 48 से 50 मंथ के ऊपर आती है, मतलब कि 4 से 4.5 ईयर के अंदर फुल माउथ कंडीशन आ जाती है। हॉर्सेज के अंदर जो फॉर्मूला होगा वह होगा 3143 डिवाइड बाई 3143। यहाँ ऊपर जो 4 या 3 हो सकते हैं कैनाइन के अंदर, एक कम हो जाता है मेयर में। और फुल माउथ कब होगी, फुल माउथ होगी 5 ईयर्स के ऊपर। फुल माउथ कितनी कब होती है, 5 ईयर्स के ऊपर होती है। नेक्स्ट आता है डेंटल स्टार। डेंटल स्टार और ग्लेविनियन ग्रू है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। डेंटल स्टार का मतलब यह होगा जो घोड़ों के अंदर इंसाइजर टीथ होते हैं उनके ऊपर येलोइश और ब्राउनिश कलर की क्या आ जाती है, लाइन आ जाती है, उसको क्या बोला जाता है, डेंटल स्टार बोला जाता है। इंसाइजर टीथ के ऊपर येलोइश और ब्राउनिश कलर की लाइन आ जाना। और ग्लेवियन ग्रू या फिर इसको बोला जाता है गैल्वामेज भी बोला जाता है। यह क्या होती है, यह एक प्रकार की क्या होगा, ग्रू होगा। कहाँ पर देखने को मिलता है, थर्ड पेयर ऑफ इंसीजर के ऊपर देखने को मिलता है। थर्ड पेयर ऑफ इंसीजर के ऊपर देखने को मिलता है, इंसीजर को ऊपर देखने को मिलता है। देखने को कहाँ मिलेगा, ऊपरी जबड़े के अंदर, मतलब कि मैग्जिला के अंदर। ऊपर मैग्जिला होगी तो मैग्जिला के अंदर जो थर्ड पेयर ऑफ इंसीजर होता है वहाँ पर गैल्वेनी ग्रू देखने को मिलता है। 10 साल की उम्र के अंदर यह क्या हो जाता है, देखने को मिलता है। क्या होगा, 10 साल की जब उम्र होती है तब जो गैल्वियानी ग्रू है यह बनती है। और जो टीथ होगा, इंसाइजर टीथ जो थर्ड पेयर्स होती है उसके नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। 15 साल की उम्र में यह उस टीथ के मध्य में पहुंच जाता है और 30 साल की उम्र में यह क्या हो जाती है, गैल्वानी ग्रू है यह क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कैमल के अंदर क्या होगा फॉर्मूला, कैमल के अंदर होगा 1133 1133 3123 1133 3123। इसके अंदर फुल माउथ कब आ जाता है, कैमल के अंदर 8 से 9 ईयर्स के अंदर आ जाती है। और जो कैमल के अंदर वुल्फ टीथ या फिर कैनाइन टीथ है वह कब आते हैं, 6 से 9 ईयर्स के अंदर आते हैं। 6 से 9 ईयर्स के अंदर फुल माउथ आ जाता है। इसको ऊँट भी बोला जाता है ना, ऊँट। तो इन दोनों को मिला दीजिए, यह 8 का प्रकार का हो गया। तो 8 और 9 मंथ के अंदर और 6 से 9 ईयर्स के अंदर, 8 से 9 ईयर्स के अंदर फुल माउथ और वुल्फ या फिर कैनाइन टीथ आते हैं 6 और 9 ईयर्स के अंदर। स्वाइन के अंदर जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा, 3143 3143 44 होगा। नीडल टीथ, नीडल टीथ क्या होते हैं, नीडल टीथ होते हैं जब स्वाइन या फिर पिगलेट, जब पिगलेट होता है तो पिगलेट की जो उम्र होगी उस समय पर इनके नुकीले पतले दांत निकलते हैं जिनको 2 से 3 दिन के अंदर तोड़ना ज़रूरी होता है, उनको नीडल टीथ बोलते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर इनको तोड़ दिया जाता है। नुकीले दांत होते हैं ये पिगलेट के अंदर। और इनके अंदर फुल माउथ कब आ जाती है, फुल माउथ हो जाता है 2 साल तक। कब, 2 साल तक। अब फुल माउथ देखिए, काऊ और बफेलो और सीप, काऊ के अंदर कितना था, 5 ईयर। बफेलो के अंदर 4 से 5 ईयर। सीप और गोट के अंदर 4 से 4.5 ईयर। हॉर्सेज के अंदर 5 ईयर।
कैमल के अंदर आपका 8 से 9 ईयर, और स्वाइन के अंदर आपका रहता है ये 2 ईयर, 1.5 से 2 ईयर, 2 ईयर। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यू बोर्न का आपका देखभाल कैसे करेंगे। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर जो नेजल के अंदर फ्लैगम होगा उसको हटा दिया जाता है। कहने का मतलब जो देसी भाषा में बोलते हैं, जो अंश होंगे वाटर बैग्स के उनको नाक से हटा दिया जाता है ताकि जो काफ है वो अच्छे से सांस ले सके, उसको बोला जाता है फ्लैगम। फ्लैगम को नाक से हटा दिया जाता है। और जो पहला मल जो काफ के द्वारा निकाला जाता है उसको बोला जाता है मैकोनियम। अगर वह न निकाले तो वह कंडीशन आ जाती है एट्रिशिया एनाई की, जिसको किसी सर्जरिकल ऑपरेशन से उसको क्या किया जाता है, खोला जाता है, क्रॉस इंसिजन से, प्लस इंसिजन से। देखा जाता है कि जो काफ है वह 1 घंटे के अंदर अपने आप क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉम पिलाना चाहिए बॉडी वेट का 10%, और आधे घंटे के अंदर पिला देना चाहिए, और 5 से 6 लीटर से ज़्यादा एक दिन में नहीं पिलाना चाहिए। ऑर्फन काफ का मतलब होता है वह जब काविंग के बाद काफ की क्या हो जाए, डैम की डेथ हो जाए, तो उसको बोला जाता है ऑर्फन काफ। कोलेस्ट्रॉम क्यों पिलाना जरूरी है? कोलेस्ट्रॉम इसलिए पिलाना जरूरी है क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा नॉर्मल मिल्क से 8 गुना होती है। उसे पशु को क्या मिलती है, पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज मिलती है। और वह कैसा होता है, लैक्जेटिव प्रकार का होगा, मतलब कि जो कि दस्त लगाने का काम करता है। वीनिंग कब कर देनी चाहिए? वीनिंग का मतलब क्या होता है? वीनिंग का मतलब होता है जो बछड़ा होगा या फिर बछड़े को क्या करना, माँ से अलग करना, उसको बोला जाता है वीनिंग। अगर हम देहात के अंदर बात करें, हमारे गांव के अंदर, तो वह की जाती है 2 मंथ्स के ऊपर, लेकिन जो कमर्शियल यूज में डेयरी फार्म्स के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर ही अलग कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ दूध से ही मतलब होगा। तो काफ के अंदर कब, 2 मंथ, और कमर्शियल 2 से 3 डेज के अंदर। नेक्स्ट आता है वैक्सीन कौन कौन सी देनी चाहिए। सबसे पहले जो वैक्सीन दी जाती है वह दी जाती है एंथ्रैक्स की, जो कि 3rd मंथ पे, 3 मंथ पे दी जाती है। ब्लैक क्वार्टर की दी जाती है 3.5 मंथ पे। FMD की दी जाती है 4 मंथ पे, और HS की दी जाती है 6 मंथ पे। सबसे पहले एंथ्रैक्स की 3 पे, बी क्या होगी 3.5 पे, FMD की 4 पे, और HS की 6 पे। डीवॉर्मिंग करवा देनी चाहिए 1 वीक्स के ऊपर या फिर 10 डेज के ऊपर। किससे करवानी चाहिए? पिपराजिन एडिपेट के द्वारा, पिपराजिन से करवा देनी चाहिए। और जो नेक्स्ट डोज है यह देनी चाहिए हमें 1 मंथ के ऊपर, फिर देनी चाहिए 1 मंथ पे, हर 1 महीने के अंदर देनी चाहिए 3 मंथ तक। क्या था, डीवॉर्मिंग 10 दिन पे या फिर 1 वीक्स पे करवा देनी चाहिए। किससे करवानी चाहिए? पिपराजिन एडिपेट से करवाना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड डोज है वह 1 मंथ पे देते हैं, और 3 से 6 मंथ तक हर महीने एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल देते हैं। फेनबेंडाजोल क्या होती है? प्रेगनेंसी सेफ होती है फेनबेंडाजोल। नेक्स्ट 6 महीने तक देने के बाद फिर हर 3 महीने पर देते हैं, हर 3 महीने पर देते हैं। यह होगा आपका डीवॉर्मिंग का शेड्यूल। पहले 10 दिन पे, फिर देते हैं 30 दिन पे, फिर 3 से 6 महीने तक प्रत्येक महीने देते हैं एल्बेंडाजोल फेनबेंडाजोल, फिर 3 महीने के बाद देते हैं। नेक्स्ट आता है डीबडिंग। डीबडिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम जो पशु के हॉर्न के पास जो बड निकल रहा है उसको दबाते हैं, उसको हटाते हैं। यह कर दिया जाता है कब? डीवॉर्मिंग कर दी, और डीवॉर्मिंग के साथ साथ में ही डीबडिंग कर दी, तो 10 से 30 डेज पे, 10 से 30 डेज पे। केमिकल के अंदर यूज करते हैं पोटास, कास्टिक सोडा और सिल्वर नाइट्रेट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बड है उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं इन सॉल्यूशन की माध्यम से, केमिकल के माध्यम से। एक मेथड होता है हॉट आयरन। इसके अंदर भी 2 चीज़ें यूज करते हैं। एक तो हॉट आयरन मेथड यूज करते हैं, कि इलेक्ट्रिक मेथड और नॉन इलेक्ट्रिक 2 मेथड यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक मेथड के अंदर हम डी हॉर्नर यूज करेंगे, जो कि 540 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड के लिए ही लगाया जाता है। और नॉन इलेक्ट्रिक के अंदर क्या करते हैं, आग के अंदर उसको गर्म करते हैं रोड को। एक यूज करते हैं इलेस्ट्रेटर। इलेस्ट्रेटर सबसे कम यूज में आने वाला मेथड है। रबड़ का एक बैंड है वह बांध दिया जाता है बड के चारों तरफ, जहाँ से उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, वह गिर जाएगा, सूखने लगेगा। कास्ट्रेशन
कास्ट्रेशन के अंदर दो मेथड होंगे, एक ओपन मेथड होता है, एक होता है आपका क्लोज मेथड। क्लोज मेथड को बोला जाता है ब्लड लेस कास्ट्रेशन, और ओपन मेथड या सर्जरिकल मेथड यूज किया जाता है किसके अंदर, स्वाइन के अंदर। दो प्रकार के ब्रूडेज यूज किए जाते हैं, बिग और बेबी। बिग का साइज होगा 19 इंच और बेबी ब्रूडेजो का साइज होता है 9 इंच। यह कब यूज किया जाता है बिग ब्रूडेजो? बड़े पशुओं के अंदर 1 ईयर के ऊपर, 10 वीक से 1 ईयर के ऊपर, और बेबीज के अंदर 2 से 8 वीक्स के ऊपर क्या कर दी जाती है, कास्ट्रेशन कर दी जाती है। 2 से 8 वीक्स के ऊपर कास्ट्रेशन कर दी जाती है। नेक्स्ट, बुल की मैनेजमेंट और केयर कैसे करते हैं कि उसका अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए, बढ़िया ब्रीड होनी चाहिए, अच्छे से उसको फीडिंग करवानी चाहिए, बुल शेड बना हुआ होना चाहिए, और नंबर 4 पे क्या होगा आपका कि जो प्यूबर्टी एज है उससे जो, देखिए पहले तो सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसकी पेडिग्री अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, फीडिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमें प्रॉपर अमाउंट के अंदर क्या देना है, हरा चारा देना है पशु को। जैसे कि ड्राई रफेज है वह देना है 100 किलो के ऊपर 1 किलो, और कंसनट्रेट है 2 से 2.5 किलो। बेड बुल जो शेड होगा वह कैसा होना चाहिए, बुल शेड के लिए हमने पढ़ा था जो कवर्ड एरिया है शेड के लिए वह 150 स्क्वायर फीट, और जो खाली एरिया था, पैडोक एरिया था, वह कितना होना चाहिए, 200 से 250। और नेक्स्ट आता है हमारा कि जो प्रजनन की उम्र होगी वह कब स्टार्ट हो जाती है। वह स्टार्ट हो जाती है आपकी बुल के अंदर 3 से 3.5 ईयर के ऊपर, 3 और 3.5 उम्र से स्टार्ट हो जाती है। पीक लेवल पर पहुंच जाती है 5 से 6 ईयर पर, और डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है 11 ईयर के ऊपर। क्या हो जाती है, 11 ईयर के ऊपर हम उसको क्या कर देते हैं, कलिंग कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं ग्रुप से। तो कब स्टार्ट होती है बुल के अंदर, 3 से 3.5 पर, पीक लेवल 5 से 6 ईयर के ऊपर। कलिंग के क्या कारण हो सकते हैं, कलिंग के कारण हो सकते हैं ओल्ड एज हो गई, उसके अंदर लिबिडो है वह ख़त्म हो गई, कम हो गई, सेक्सुअल डिजीज आ गई उसको, या फिर चोट लग गई उसको, शारीरिक रूप से वह कमज़ोर हो गया हो। ये तरीके हो सकते हैं। प्रेग्नेंट काऊ की केयर कैसे करते हैं? अगर ड्राई काऊ है, नॉन प्रेग्नेंट है, उसको हम कंसनट्रेट देते हैं 1 से 2 किलोग्राम कंसनट्रेट। लेकिन अगर मिल्किंग है या फिर प्रेग्नेंट है उसको देते हैं 3 किलोग्राम मिल्क के ऊपर 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा। अगर ड्राई काऊ है और वह प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको मेंटेनेंस के लिए ही देते हैं, क्योंकि ड्राई है और नॉन प्रेग्नेंट है, उसको तो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए देंगे, और मेंटेनेंस के लिए हम देते हैं 1 से 2 किलोग्राम कंसनट्रेट। अगर गाय दूध दे रही है और वह कैसी है, देसी नस्ल है, कैसी है, देसी नस्ल है, देसी नस्ल को दिया जाता है 3 किलोग्राम मिल्क के ऊपर 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा कंसनट्रेट। और जो एक्जोटिक है उसके अंदर दिया जाता है 2.5 किलोग्राम मिल्क के ऊपर 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो देसी के अंदर 3 किलोग्राम पे, और जो एक्जोटिक होगी उसके अंदर दिया जाता है कब, 2.5 किलोग्राम पे, 2.5 किलोग्राम मिल्क के ऊपर 1 किलोग्राम कंसनट्रेट। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स दोनों की दोनों। स्टीमिंग का मतलब था स्टीम लानी थी हमें दूध की, तो इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट ट्राइमेस्टर से पहले हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कंसनट्रेट देना शुरू कर देते हैं। फ्लशिंग अप के अंदर हम मल्टीपल ओवुलेशन के लिए शीप के अंदर यूज करते हैं फ्लशिंग अप। हीट में आने से 15 दिन पहले क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रा कंसनट्रेट देते हैं। टेट्रा पैक मिल्क क्या होगा, इसको आर्मी के अंदर यूज किया जाता है, लगभग 6 महीने तक इसको क्या रखा जाता है, सेफ रखा जाता है। मीट प्रोडक्शन के अंदर बात करें हम, भारत में बफेलो से कितना मिलता है, 29% मीट मिलता है, और कैटल से मिलता है 31%। तो टोटल कैटल और बफेलो से कितना मिल रहा है, 60%। सीप से मिल रहा है 4%, और गोट से मिल रहा है 11%, और पोल्ट्री से कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है। अब देखिए मिल्क प्रोडक्शन के अंदर
इंडिया के अंदर काऊ से 42% मिल्क मिलता है, बफेलो से 54% मिलता है और गोट से 2.9% लगभग 3% मिलता है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर कैटल से सबसे ज़्यादा 85%, बफेलो से 11% और गोट से 3.4% मिलता है। 3.4% मिलता है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा दूध बफेलो से मिलता है 54% और 42% कैटल से, लेकिन वर्ल्ड के अंदर 85% कैटल से मिलता है। टविच और क्रैडल ये दोनों टर्म यूज की जाती है हॉर्सेज के अंदर। टविच यह है कि इस पे कान पे या ऊपरी जो होठ है वहाँ पर लगा दिया जाता है, जिससे घोड़े को क्या होगा, दर्द होगा। और क्रैडल ये नेक के ऊपर लगाया जाता ताकि वह पीछे मुड़कर न देखे। ये मेन होगी आपकी। यहाँ पर क्या लिखा हमने, पहले देखिए जो हमारे पास डेयरी है जहाँ पर हमने पशुओं को रखा है उसकी हम डिसइंफेक्टेंट कैसे करते हैं। एक होता है फिजिकल तरीका कि अपने आप हो जाए। अपने आप कैसे, सनलाइट से, गर्म पानी से, स्टीम से या फिर फायर से, आग से। एक होता है केमिकल तरीका। केमिकल तरीके में क्या यूज करते हैं, चूना यूज करते हैं, कास्टिक सोडा यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं या फिर 2% फिनोल यूज करते हैं। 2% फिनोल यूज करते हैं। टेम्परेचर में देखिए काऊ के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसकी रेंज क्या होगी। लगभग नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है कि हर घर में एक काऊ होनी चाहिए, तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ये नॉर्मल टेम्परेचर काऊ के लिए। बफेलो के अंदर जो टेम्परेचर माना जाता है, बफेलो के अंदर वह माना जाता है 100 से 101.5 तक माना जाता है। हॉर्सेज के अंदर टेम्परेचर माना जाता है 100.5 से 100.8, 100.5 से 100.8। शीप के अंदर यह माना जाता है 101.5 से 102.5 तक, 102.5 तक। और गोट के अंदर 101.5 से 102.5 तक। डॉग्स के अंदर 101.5 से 102.5 तक। तो शीप, गोट और डॉग्स के अंदर सेम रहता है। पिग के अंदर 101 से 102 तक, 101 से 102 तक। और कैमल के अंदर टेम्परेचर रहता है 95 डिग्री से 101.5 तक, 95 से 101.5 तक। और फाउल के अंदर रहता है लगभग 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। काऊ बफेलो के अंदर लगभग कितना रहता है, 100 से 101.5 रेंज के अंदर। 100.5 से 100.8 तक रहता है हॉर्सेज के अंदर। शीप गोट के अंदर कितना रहता है, 101.5 से 102.5 तक, 102.5 तक। डॉग्स के अंदर भी यह रहता है। रेस्पायरेशन रेट देखिए, कैटल के अंदर रेस्पायरेशन रेट काऊ के अंदर कितनी रहती है। काऊ के अंदर रहती है 10 से 20, 10 से 20। बफ के अंदर रहती है 15 से 20 और घोड़ों के अंदर रहती है 8 से 12। घोड़ों के अंदर कितनी रहती है, 8 से 12। शीप, गोट और डॉग्स के अंदर रहती है 15 से 30, 15 से 30। और जो कैमल होगा उसके अंदर 5 से 12 और फाउल के अंदर कितनी रहती है, 15 से 50, 15 से 50। अब देखिए पल्स रेट कितनी रहती है, 40 से 60 डिग्री, 40 से 60 रहती है पल्स रेट। किसके अंदर, काऊ और बफेलो के अंदर। काऊ और बफेलो के अंदर 40 से 60 रहती है। और 55 से 75 रहती है शीप गोट के अंदर। और 30 से 45 रहती है आपकी हॉर्सेज के अंदर। हॉर्सेज के अंदर कितनी रहती है, 30 से 45। और फाउल के अंदर रहेगी ये आपकी 120 से 160, 120 से 160 रहती है फाउल के अंदर। तो एलपीएम हमने कंप्लीट कर ली। अब हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू रखना। आशा करता हूँ सभी को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।